हेलो 10th क्लास। इंग्लिश में सप्लीमेंट्री की तैयारी कैसे करें, इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दी थी कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। उसी समय मैंने आपको ये पेपर भी बता दिया था जो आपका वार्षिक परीक्षा में आया है। तो आज मैं आपको इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके आंसर बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आज हम इनके आंसर समझेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि सप्लीमेंट्री में वार्षिक परीक्षा के पेपर में से काफ़ी कुछ रिपीट होता है। पहला क्वेश्चन है आपका, Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why not? क्या लेंचो ने ये पता करने की कोशिश की, फाइंड आउट यानी पता करना, Who had sent the money कि उसको पैसे किसने भेजे, to him यानी उसको, और क्यों नहीं यानी उसने पता करने की कोशिश की कि पैसे किसने भेजे, तो क्यों पता करने की कोशिश की, और यदि पता करने की कोशिश नहीं की तो क्यों पता करने की कोशिश नहीं की। आंसर है आपका नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट हिम द मनी। इतना आपका क्वेश्चन में से ही आ रहा है। तो जब आपको आंसर याद करना है तो क्वेश्चन का जो भी हिस्सा रिपीट होता है आप आदत बनाएं कि उसको क्वेश्चन में से ही याद करेंगे। यहाँ पे आपको डिड की जगह पे नो लगाना है और आप इसको वैसे ही याद करेंगे। नो लेंचो डिड यहाँ आ गया, डिड नॉट हो गया ये, ठीक है। नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी, ये आपका वैसा का वैसा ही आ गया यहाँ तक। यहाँ बिकॉज से आपको आंसर याद करना है तो आप स्पेलिंग यहाँ से याद करना प्रारंभ करेंगे और इतना जो हिस्सा है उसको बार बार आप क्वेश्चन को सामने रख करके ही पढ़ेंगे। इसी तरह से नो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू, इस तरह से जैसे मैंने अभी बताया। बिकॉज लेंचो ने यह पता करने की कोशिश नहीं की कि उसको पैसे किसने भेजे, क्योंकि हिज फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसका विश्वास भगवान में इतना ज्यादा था कि that he believed that God had sent him the money, कि भगवान ने ही उसको पैसे भेजे हैं। इस कारण से उसने पता करने की कोशिश नहीं की। तो आप इस तरह से हिंदी याद रखते चलें और इंग्लिश के शब्दों को याद करते चलें ट्रांसलेशन करके, तो आपको आंसर याद करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड द सेरेमनीज take place? Can you name any public building in India that are made of sandstone? ये आपके सेकंड लेसन का क्वेश्चन है। सेरेमनी यानी समारोह, समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया था। कैन यू नेम, क्या आप बता सकते हैं, एनी पब्लिक बिल्डिंग, सार्वजनिक बिल्डिंगों के नाम भारत में जो कि सैंड स्टोन से बनी हो। सैंड स्टोन यानी बलुआ पत्थर या फिर कहें लाल पत्थर। द सेरेमनीज टुक प्लेस, ये क्वेश्चन में से आ रहा है। एग्जाम में आपका इतना अकेला क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको आंसर ध्यान से समझ लेना है कि ये आंसर कहाँ तक है। यदि आपका इतना पूछा जाता है वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, समारोह कहाँ आयोजित करा गया था, तो आंसर होगा द सेरेमनीज टुक प्लेस। यहाँ पे टेक की सेकंड फॉर्म आ गई है टुक, आंसर हमने यहाँ से क्वेश्चन में से लिया है। इन द लवली सैंड स्टोन एम्पी थिएटर, सैंड स्टोन की स्पेलिंग आपको यहीं पे मिल रही है। यहाँ से एम्पी थिएटर याद करना है आपको। एम्पी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, प्रिटोरिया की खूबसूरत सी बिल्डिंग में एम्पी थिएटर में सेरेमनी यानी समारोह आयोजित किया गया था। सैंड स्टोन से बना हुआ, लाल पत्थर से बना हुआ
जो खुला थिएटर होता है, एम्फी थिएटर कहते हैं, जो जिसकी छत नहीं होती, इस तरह का थिएटर प्रिटोरिया में आयोजित किया गया था। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका की राजधानी है और वहीं पर प्रिटोरिया में एम्फी थिएटर में ये समारोह आयोजित किया गया। ये आपके यहाँ तक के क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब पूछा जा रहा है कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग, क्या आप भारत में ऐसी बिल्डिंग के नाम बता सकते हैं जो सैंडस्टोन से बनी हो? तो बिल्डिंग्स मेड ऑफ सैंडस्टोन इन इंडिया आर, बिल्डिंग्स मेड ऑफ, यहां से आ रहा है आपका मेड ऑफ सैंडस्टोन इन इंडिया, फिर आपको यहां से आपको लिखना है आर। भारत में सैंडस्टोन से बनी हुई इमारतों के नाम हैं द रेड फोर्ट, लाल किला हमारा लाल पत्थर से बना हुआ है इसीलिए उसको लाल किला कहते हैं हम। पार्लियामेंट हाउस जो बना हुआ है वो भी लाल पत्थर से सैंडस्टोन से ही बना हुआ है। जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद की बात हो रही है, ये वो भी रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है, लाल पत्थर से। जयपुर का हवा महल, हवा महल इन जयपुर, ये सभी कुछ सैंडस्टोन से बने हुए। यहाँ पे आप और भी नाम दे सकते हैं, चेन्नई का जो हाई कोर्ट है, इस तरह से और बहुत सारी जगह के नाम भी हो जाते, लेकिन यहाँ पे ये दिल्ली की हैं 3 और ये जयपुर की बात है। तो ये कुछ ज्यादा फेमस है, उनके मैंने नाम आपको बताए हैं। तो आपको जितने नाम याद रहें, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद रह सकता है, रेड फोर्ट, पार्लियामेंट हाउस और जामा मस्जिद, तो आप इतना ही लिख दें। थर्ड क्वेश्चन है द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल ऑफ टू फाइनली फ्लाई। ये आपके थर्ड लेसन का है। थर्ड लेसन में आपके 2 पार्ट हैं। द फर्स्ट फ्लाइट जो उसका पार्ट 1 है, उसमें से ये क्वेश्चन लिया हुआ है आपका। द साइट ऑफ द फूड, साइट यानी दृश्य, फूड यानी भोजन, मैडन्ड हिम, भोजन के दृश्य ने उसको पागल सा बना दिया, पागल कर दिया था। व्हाट डज दिस सजेस्ट, इससे क्या आशय है। और व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, किस बात ने युवा सीगल को मजबूर किया उड़ने के लिए, यानी वो उड़ नहीं रहा होता है, डर रहा होता है, तो ऐसी कौन सी बात होती है जिसके कारण वो मजबूर होता है उड़ने के लिए। द यंग सीगल वाज वेरी हंग्री, तो जो कारण था वो यहाँ बताया जा रहा है। सिंपल से सेंटेंस है, आप हिंदी याद रख के इंग्लिश ट्रांसलेशन याद करते चले। द यंग सीगल वाज वेरी हंग्री, यंग सीगल बहुत भूखा था, हंग्री मीन्स भूखा। ही हैड नथिंग टू ईट फॉर अ डे, उसके पास एक दिन से कुछ भी नहीं था खाने को, यानी एक दिन हो गया था, 24 घंटे हो चुके थे, उसको उसकी माँ ने कुछ भी खाने को नहीं दिया था। एज ही सा हिज मदर कमिंग विथ फिश, ही गॉट सो मैडन्ड बाय द साइट ऑफ फूड विच कंपेल्ड हिम टू फाइनली फ्लाई। और 24 घंटे से कुछ नहीं खाया होता है, वो भूखा होता है, तो जैसे ही उसकी माँ मछली लेकर के उसकी तरफ को आती है, तो इस दृश्य को देख करके वह पागल जैसा हो जाता है और अंत में इसी मजबूरी के कारण वह उड़ सका, यानी भोजन के दृश्य ने उसको मजबूर कर दिया अंत में उड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। कंट्रोल सेंटर में जो महिला थी उसने नरेटर को अजीब तरीके से क्यों देखा। मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि यदि आपने ये क्वेश्चन आंसर पहले कहीं से याद किए थे तो आप वापस से वहीं से इनका रिवीजन करें, दोबारा याद करने की कोशिश ना करें, वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। बच्चे क्या करते हैं, बार बार जगह ये भाषा चेंज करते रहते, कभी यहाँ से याद किया कभी वहाँ से याद किया, तो बार बार चेंज करने से बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है। तो यदि आपने याद नहीं किए हैं तो इन्हें एक जगह नोट कर लें और फिर याद करें।
आंसर है आपका द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर। इतना क्वेश्चन में से ही आ रहा है, द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर। लुक का हो जाएगा यहाँ पे लुक्ड एट द नरेटर। वेन से आपको आंसर याद करना है। वेन ही आस्क्ड हर अबाउट द अदर एरोप्लेन। महिला ने कंट्रोल सेंटर में जो बैठी हुई थी उसने नरेटर को अजीब तरीके से देखा जब उसने दूसरे एरोप्लेन के बारे में उससे क्वेश्चन पूछा। बिकॉज देयर वाज नो अदर प्लेन इन द स्काई, क्योंकि आकाश में या आसमान में और कोई दूसरा भी प्लेन नहीं था। जबकि वो आकर के लेखक पूछते हैं कि दूसरा प्लेन कहाँ गया, तो उन्हें महिला को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उनको रडार में इनके एरोप्लेन के अलावा और कोई एरोप्लेन दिखा ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। इज मिस्टर कीसिंग अनप्रेडिक्टेबल हाउ। एनी टीचर्स के बारे में कहती है कि टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, अप्रत्याशित होते हैं। क्या मिस्टर कीसिंग अप्रत्याशित थे? कैसे? आपके इस लेसन में से व्हाई डज एनी कीप अ डायरी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, जबकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका वही था। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कुछ अलग से मैं अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांटूंगी, उसका रहेगा। अभी हम ये जो क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं ये आपके 2022 में जो एग्जाम हुआ है उसका सॉल्यूशन है। यस मिस्टर कीसिंग इज एन अनप्रेडिक्टेबल मैन। हाँ, मिस्टर कीसिंग एक अप्रत्याशित व्यक्ति हैं। ही गेट्स एंग्री विथ एन फॉर टॉकिंग ड्यूरिंग हिज क्लास, सो ही गिव्स एक्स्ट्रा असाइनमेंट टू एन एज अ पनिशमेंट। क्यों है अप्रत्याशित व्यक्ति? क्योंकि शुरुआत में वह एन पर नाराज होते हैं। क्यों नाराज होते हैं? क्लास में बात करने की वजह से शुरुआत में उससे नाराज होते हैं और उसको दंड के तौर पे, पनिशमेंट यानी दंड देना, पनिशमेंट के तौर पे एक्स्ट्रा असाइनमेंट देते हैं, कुछ और ज्यादा होमवर्क करने को देते हैं। बट लेटर ऑन ही एक्सेप्ट एंस टॉकेटिव नेचर। लेकिन लास्ट में वो 3 बार ऐसा करते हैं, उसको बार बार एक्स्ट्रा असाइनमेंट के तौर पे ऐसे लिखने को देते हैं, लेकिन अंत में उसके ऐसे को पढ़ करके, उसकी दलीलों को पढ़ करके वो उस बात के लिए राजी हो जाते हैं और उसके जो टॉकेटिव नेचर होता है, बातूनी स्वभाव होता है, उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसको बात करने का मौका दे देते हैं, छूट दे देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एन कह रही है कि टीचर क्या करें अगली पल, कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले वो उसको दंड देते हैं और फिर छूट दे देते हैं, तो इस कारण से ये बात कही। नेक्स्ट है आपका हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, व्हाट हैड द विनर ड्रॉन। ये आपका जो क्वेश्चन है 100 ड्रेसेस, लेसन जो आपके 2 पार्ट्स में दिया हुआ है 5 और 6, उसमें से आया है। अमोंग द गर्ल्स वन, क्वेश्चन का मतलब है कि कॉन्टेस्ट जो ड्राइंग प्रतियोगिता हुई थी, प्रतिस्पर्धा हुई थी, उसके विनर कौन थे। अमोंग द गर्ल्स वांडा पेंटोस्की वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। लड़कियों में वांडा पेंटोस्की ने कॉन्टेस्ट जीता था। सी हैड ड्रॉन 100 एक्सक्यूसाइट ड्रेसेस। यहाँ पे ये शब्द आपको कठिन पड़ेगा, तो इसकी जगह पे आप सिंपल सा शब्द ब्यूटीफुल लिख सकते हैं। उसने 100 ड्रेसें बनाई थी, सुंदर सी 100 ड्रेसें बनाई थी, रिच इन कलर एंड डिजाइन, जो कलर और डिजाइन में बहुत बढ़िया थी या सुंदर थी। अमंग द बॉयज जैक बेगल्स वॉन द कॉन्टेस्ट फॉर हिज मोटर बोट डिजाइन। और लड़कों में जैक बेगल्स ने ये कॉन्टेस्ट जीता था मोटर बोट डिजाइन करने के लिए। यदि आप ये नाम भूल जाते हैं तो अपने घर में किसी छोटे का नाम आप ये रख करके, जब तक आपको रट नहीं जाता, आप उसको इस तरह से कह करके
बुलाते रहें या ये नाम कहीं नोट कर लें अलग से, और दिन में 2-4 बार आपकी निगाह जाती रहेगी तो आपको ये नाम याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट डिड मिस्टर पेंटोस्की's लेटर से। मिस्टर पेंटोस्की के लेटर में क्या कहा गया था? मिस्टर पेंटोस्की's लेटर वाज टू इन्फॉर्म द प्रिंसिपल एंड मिस मेसन दैट वांडा वुड नॉट come to school from now because her classmates teased her for her name। मिस्टर पेंटोस्की का लेटर ये सूचित करने के लिए था प्रिंसिपल को और मिस मेसन को कि वांडा अब स्कूल नहीं आएगी क्योंकि उसके जो क्लास के साथी हैं वो उसको चिढ़ाते हैं। टीज्ड यानी चिढ़ाना, ये एस बना हुआ है। टीज्ड हर फॉर हर नेम यानी उसको उसके नाम की वजह से चिढ़ाते हैं, बच्चे परेशान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स। ये आपका द बेकर ऑफ गोवा उसमें से लिया गया है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया लेसन का नाम है आपका। व्हाट डज जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स यानी जैक फ्रूट के समान दिखाई देना, इससे क्या आशा है? जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स फैट एंड प्लम्प अपीयरेंस। जैक फ्रूट कहते हैं कटहल को, कटहल के समान दिखाई देने से आशय है कवि का फैट एंड प्लम्प, मोटे तोंद वाले इंसानों से, मतलब मोटे ताजे दिखना। अब ये आंसर जो बच्चे ज्यादा याद नहीं कर सकते हैं वो यहीं तक आंसर याद कर सकते हैं। अब मोटे ताजे और तोंद निकले हुए वाले लोग बाग दिखाई देते हैं तो ऐसा क्यों था, उसका पूरा कारण यहाँ आगे बताया जा रहा है। तो जो बच्चे परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो वो बच्चे इस आंसर को आगे लिख सकते हैं, जो याद कर सकते हैं तो याद कर लें। एज बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। यहाँ पे बात हो रही थी गोवा में बेकिंग के काम की, कि बेकिंग का जो काम है गोवा में इतना लाभदायक व्यवसाय था। सो बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। इसलिए बेकर और बेकर के परिवार के लोग हमेशा बहुत ही खुश और धन संपन्न हुआ करते थे। एंड हैड अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस, और उनका जो शरीर था वो कटहल के समान दिखाई देता था, कटहल के समान मोटा थुलथुल शरीर दिखाई देता था। यानी जब इंसान को बैठे बैठे बहुत बढ़िया खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं हो रही है, तो इंसान क्या होता है बैठे बैठे थोड़ा बहुत मोटा हो ही जाता है, और खासकर बैठे बैठे तोंद भी निकल आती है। जो इंसान को मेहनत ज्यादा होती है तो उसका मेहनत ज्यादा होने के कारण शरीर मोटा नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये कारण बताया है कि ये प्लम्प और फैट क्यों हो जाते हैं, क्यों जैक फ्रूट के समान उनका शरीर हो जाता है, यहाँ पे कारण बताया है। तो आप याद कर सकते हैं इसको, और जो ना कर सकें तो आप यहाँ तक कर लें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे हैं आपके क्वेश्चन पोयम के क्वेश्चन नंबर 12 में जो दिए हुए हैं। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड। ये डस्ट ऑफ स्नो नामक पोयम से ली गई है आपकी, ये जो फर्स्ट लेसन के बाद ही दी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रची हुई। तो इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, यानी धूल की बर्फ की धूल क्या है। व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड, कवि क्या कहते हैं कि उनका मूड कैसे बदल गया, किस चीज ने बदल दिया। हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज, और कवि का मूड कैसे चेंज हुआ, मतलब किस चीज से किस चीज में चेंज हुआ। 3 क्वेश्चन है आपके, एक ये कि धूल के कण क्या हैं, दूसरा व्हाट डज द पोइट हैज चेंज हिज मूड, कवि का जो मन परिवर्तित हो जाता है, क्या परिवर्तित हो जाता है और कैसे परिवर्तित हो जाता है। तीनों के आंसर मैं अलग बता रही हूँ, आपको ये ध्यान रखना है। एग्जाम में यदि इतना ही पूछा जाता है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, तो आपको इतने क्वेश्चन के आंसर को ही लिखना है, पूरा नहीं लिखना है। यदि आपका यहाँ तक आता है तो आपको इतना ही लिखना है,
और यदि तीनों पूछे जाते हैं तो आपको तीनों का लिखना है। लास्ट का अकेला पूछा जाए तो आपको लास्ट का अकेला ही लिखना है। तो मैंने अलग अलग बताए हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ फ्लेक्स ऑफ स्नो। बर्फ की धूल से कवि का आशय है बर्फ के छोटे छोटे से कण। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरे का कि क्या परिवर्तन हो जाता कवि के मूड में। द सडन सोवर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड। क्या चीज परिवर्तित कर देती है उनके मूड को। तो यहाँ पे द सडन सोवर, अचानक बर्फ के जो कण हैं वो कवि के ऊपर जब गिरते हैं तो कवि का मूड चेंज हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन, कैसे किस रूप में चेंज हो जाता है। द पोइट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। कवि का जो मन परिवर्तित हो जाता है वो दुखी से खुश में। कवि दुखी होते हैं उस समय जब वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं और बर्फ के धूल के कण गिरने के कारण उनका मन प्रसन्न हो जाता है। He felt refreshed and wanted to enjoy the rest of the day. वह अपने आप को तरोताजा महसूस करते हैं और अपने बचे हुए दिन को एंजॉय करना चाहते हैं, अच्छे से व्यतीत करना चाहते हैं। इसमें भी यदि आपको याद करते ना बने तो आप यहाँ तक याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोयम का। Why does the poet say I would not intrude him? Why doesn't he offer him money to buy another ball? कवि ने ये क्यों कहा कि मैं उसको दखलंदाजी नहीं करूंगा और वह उसको दूसरी बॉल के लिए पैसा न देने की बात क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन आपका द बॉल पोयम में से लिया गया है। द पोइट डज नॉट वांट टू इंट्रूड बिकॉज, कभी दखलंदाजी नहीं देना चाहते। बच्चे की जब बॉल खो जाती है तो वो खड़ा रह जाता है, निराश होता है, तो कभी उसमें कहते हैं कि वो निराश खड़ा हुआ है तो खड़ा रहे। मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि क्यों निराश हो, क्यों चिंता कर रहे हो, दूसरी बॉल आ जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए ये बात कही जा रही है द पोइट डज नॉट वांट टू इंट्रूड, कभी दखलंदाजी नहीं देना चाहते बिकॉज ही नोस दैट द लिटिल बॉय हैज टू लर्न टू एक्सेप्ट द लॉस, क्योंकि उन्हें पता है कि वो ये चाहते हैं कि बच्चे को उसका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को सीखना है, नुकसान के बारे में सीखना है। टू लर्न टू एक्सेप्ट द लॉस, कि जो भी नुकसान हुआ है उसको स्वीकार करना सीखना है। एंड ही वांटेड टू गिव द चांस टू द बॉय टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, और साथ में ही वो ये चाहते हैं कि बच्चा जीवन के कड़वे सच को महसूस करना सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज अमांडा एन ऑर्फन व्हाई डज शी से सो। ये अमांडा पोयम से ही लिया गया है। क्या अमांडा ऑर्फन है, ऑर्फन यानी अनाथ है, और उसने ऐसा क्यों कहा। नो अमांडा इज नॉट एन ऑर्फन, ये क्वेश्चन में से आ रहा है आपका इतना। नहीं, अमांडा अनाथ नहीं है। शी सेज सो बिकॉज शी इज डिप्रेस्ड बाय द स्कोल्डिंग ऑफ हर मदर, उसने ऐसा क्यों कहा क्योंकि वह अपने माँ के डांट फटकार से परेशान होती है, चिंतित होती है, निराश होती है। डिप्रेस यानी निराश होना। इस कारण से वो ये कल्पना करती है कि वह एक अनाथ है और वो अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके, तो उसका ऐसा सोचना रहता है। तो ये आपके क्वेश्चन थे पोयम के क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर। अब आगे के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं और आपकी सप्लीमेंट्री बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो ये आंसर हम अगले वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।